Hello everyone, I Anil Kumar Sharma, Assistant Professor Zoology, Dr. Bhimrao Ambedkar Government PG College, Nimbaheda, presenting a presentation on biodiversity and its conservation. Let's we start. इस प्रेजेंटेशन में हम कुछ इस प्रकार से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिससे सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ को डिफाइन करेंगे सबसे पहले। नेक्स्ट हम बायोडाइवर्सिटी के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा क्यों है, उसके रीजंस के बारे में। बायोडाइवर्सिटी लॉस के जो मैन मेड और नेचुरल कॉजेज है उसके बारे में। नेक्स्ट हम आईयूसीएन के बारे में, आईयूसीएन की जो कौन कौन सी कंजर्वेशन कैटेगरीज होती है उसके बारे में। रिकॉर्ड्स बुक्स और थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में। सिंगल हैबिटेट बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के बारे में। नेक्स्ट हम इंसिटू और एक्सिटू कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंसिटू कंजर्वेशन में स्पेशली हम हॉटस्पॉट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में और साथ ही रामसर साइट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक्सिटू कंजर्वेशन में हम जू, जिसे हम जूलॉजिकल पार्क या जूलॉजिकल गार्डन भी कहते हैं, के बारे में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एफर्ट्स के बारे में और लास्ट में हम स्पेशल एनवायरमेंट डेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। बायोडाइवर्सिटी को हम हिंदी में जैव विविधता कहते हैं। यह जो टर्म है दो टर्म से मिलकर बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मीन्स उनकी विविधता। तो वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस इन विच दे occur इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जीवों की जो विविधता है अर्थ पर, उसको हम जैव विविधता कहते हैं। यह जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है, ये एडवर्ड विल्सन ने दिया था। सेकेंड टर्म आता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड का मतलब होता है कि ऐसी स्पीसीज, ऐसी एनिमल स्पीसीज जिनका डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ है, जो अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पीसीज होती हैं, जिन्हें वाइल्ड कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स। बायोडाइवर्सिटी तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट आती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मीन्स होता है कि किसी भी एक पॉपुलेशन के जितने भी इंडिविजुअल है पर्टिकुलर एक स्पीसीज के, उनके जेनेटिक मटेरियल में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस में वेरिएशंस की वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी जनरेट होती है। जैसे एलील्स में जो वेरिएशंस होती हैं, उसके कारण पर्टिकुलर एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स डिफरेंट होते हैं, तो उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे। सेकंड आती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी पृथ्वी पर पाई जाने वाली अलग अलग स्पीसीज की वैरायटी को हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एक स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व बताया था। उन्होंने कहा था कि एरिया बढ़ता है तो नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ती जाती है, लेकिन लेग फेज और लॉग फेज में तो बढ़ती है, लेकिन जब स्टेशनरी फेज आती है तो नंबर ऑफ स्पीसीज नहीं बढ़ती है, एरिया अगर बढ़ता है तो भी। तीसरा टाइप होता है कम्युनिटी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। कम्युनिटी हम कहते हैं कि कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ populations of all species occupying in a given area। एक स्थान पर उपस्थित सभी जातियों के जीवों का समूह कम्युनिटी कहलाता है। कम्युनिटी के साथ में हम बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स को भी जोड़ दे तो वो इकोसिस्टम बन जाएगा। और कम्युनिटी या इकोसिस्टम की अर्थ पर जितनी वेराइटीज है, उसको हम कम्युनिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहेंगे। नेक्स्ट आता है वाई बायोडाइवर्सिटी रीच इन ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल रीजन पृथ्वी के इक्वेटर के दोनों ओर का रीजन होता है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 20 डिग्री लैटिट्यूड तक होता है। वह ट्रॉपिकल रीजन से हम ध्रुवों की ओर चलते हैं, तो ट्रॉपिकल के बाद सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड टैगा, टुंड्रा रीजन आ जाते हैं, फिर ध्रुव आ जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों है, उसके कुछ रीजंस है। जैसे टेम्परेचर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, टेम्परेचर में वेरिएशंस कम मिलती है, इस वजह से एनिमल स्टेबल होकर यहीं बने रहते हैं। पेस्ट, पैरासाइट एंड डिजीज, ये तीनों फैक्टर्स भी यहाँ ज्यादा होते हैं, इस वजह से एनिमल्स के अंदर एडेप्टेशन भी बढ़ जाते हैं और नए नए इम्यून फीचर्स जनरेट हो जाते हैं इनके कारण। प्रोडक्टिविटी मीन्स सनलाइट सबसे ज्यादा आती है ट्रॉपिकल रीजन पे, और इसलिए प्लांट में प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा यहीं पर होती है।
प्लांट की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होने की वजह से एनिमल्स अपने फूड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से यहीं पर स्टेबल बने रहते हैं। हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी भी फैक्टर्स होते हैं एनिमल्स की स्टेबिलिटी के लिए इस ट्रॉपिकल रीजन में। अब हम कुछ मेन मेड कॉजेज जो बायोडायवर्सिटी को हानि पहुंचाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मीन्स होता है, का एग्जांपल लिया अपन ने कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। यदि फॉरेस्ट कटते हैं या जंगलों का कटाव होता है, एनिमल्स अपने हैबिटेट का लॉस कर लेते हैं, मतलब उनके हैबिटेट का लॉस हो जाता है। इसकी वजह से भी उनकी नंबर किसी न किसी वजह से गिर जाती है या उनकी डेथ हो जाती है। जैसे एग्जांपल है राजस्थान के अंदर ही, राजस्थान के जयपुर के दुर्गापुरा के रिको एरिया में इस तरह से फिनटेक पार्क बनाया जा रहा है। तो उसको डेवलप करने के लिए हजारों पेड़ों को काटना पड़ेगा, तो एनिमल्स के हैबिटेट का लॉस होगा। इस वजह से ये एक लोकल न्यूज कटिंग है जिसके अंदर लोग विरोध कर रहे हैं कि इस तरह से किसी भी एनिमल्स या बायोडाइवर्सिटी को इससे लॉस पहुंचेगा, इस तरह की फिनटेक पार्क के डेवलपमेंट से। नेक्स्ट होता है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट बाय इलेक्ट्रिक पावर लाइंस, रेलवे लाइंस, वाटर कैनाल्स, रोड हाईवेज एक्सेट्रा। एनिमल्स के हैबिटेट के कुछ फ्रेगमेंटेशन के कुछ कारण होता है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं बीच में से, हैबिटेट के बीच में से, रोड निकलता, हाईवे, वाटर कैनाल निकलती हैं या रेलवे लाइन निकलती है। इनकी वजह से एनिमल्स अपने हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, और फ्रेगमेंटेशन की वजह से इस वह एनिमल किसी न किसी कारण से इसको क्रॉस करते समय की डेथ हो जाती है। जैसे एग्जांपल राजस्थान का जो स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसके कम होने का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि डेजर्ट में जो इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स है, हाई टेंशन लाइन है, वो निकलती है और उनसे टकराकर इनकी डेथ हो जाती है। तो वह सबसे बड़ा रीजन है। ये एग्जांपल है, जैसे राजस्थान में ही सोलर पार्क बन रहे हैं, तो सोलर पार्क का जो बैरियर्स होते हैं, उन बैरियर्स में बहुत सारे एनिमल्स उलझ कर उनकी डेथ हो जाती है। तो यह इनके हैबिटेट के फ्रेगमेंटेशन का ही कारण है कि जहां पर वो रहते हैं वहां पर उस हैबिटेट को हम फ्रेगमेंट की फॉर्म में कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो रही है। नेक्स्ट आता है हैबिटेट डिग्रेडेशन। हैबिटेट डिग्रेडेशन का एग्जांपल फॉरेस्ट फायर है। फॉरेस्ट फायर की वजह से एनिमल्स और प्लांट की डेथ हो जाती है और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। Invasion of exotic species. They are responsible for the extinction of native species. एग्जाम्पल, ऐसी स्पीसीज जिनको हम एलियन या एक्सोटिक स्पीसीज कहते हैं, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में इन्वेजन करती है, तो वहां पर रहने वाली जो नेटिव स्पीसीज है उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल की फॉर्म में हम सबसे पहले प्लांट को लेते हैं। प्लांट में आइकोर्निया है। आइकोर्निया किसी पर्टिकुलर वेटलैंड में ग्रो करती है या इन्वेजन करती है, तो वहां पर रहने वाली एक्वेटिक क्रिएचर्स है उनके लिए डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। इस वजह से जो एक्वेटिक क्रिएचर्स है उनकी डेथ हो जाएगी। सेकंड कांग्रेस ग्रास है। कांग्रेस ग्रास भी पर्टिकुलर किसी एरिया में ग्रोथ करता है, तो उसके द्वारा एलिलोकेमिकल्स निकलते हैं जो दूसरे अदर नेटिव प्लांट्स की ग्रोथ को कम कर देते हैं। एनिमल्स में ग्रेटर नाइल पर्च का विक्टोरिया लेक में इन्वेजन होने की वजह से चिचलिड फिशेज का एक्सटिंक्शन हो गया था। फ्लोरिडा के अंदर भी कैट फिशेज के एक्सटिंक्शन की इन्वेजन की वजह से अदर जो स्मॉल फिशेज है उनका एक्सटिंक्शन हो गया। नेक्स्ट आता है पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से बायोमैग्निफिकेशन ऑफ हेवी मेटल्स इन एनिमल्स एंड वल्चर्स आर अफेक्टेड बाय द एसिड रेन। पोल्यूशन की वजह से भी जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनकी वजह से एनिमल्स में बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, और बायोमैग्निफिकेशन की वजह से उनकी डेथ या उनके नंबर में कमी आ रही है। जैसे एग्जांपल, कुछ केमिकल्स या कुछ ड्रग्स है जिसमें जो वल्चर्स को डायरेक्टली अफेक्टेड करती है, जो डाइक्लोफेनिक और प्रोफेन है और एसिफोनेक नाम की जो ड्रग्स है, ये तीनों ड्रग्स हम पशुओं को देते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। पशुओं की जब उनकी डेथ हो जाती है तो वही वही ड्रग्स उन वल्चर उनको खाते हैं,
तो उनमें उनका बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है। तो सबसे ज्यादा नंबर वल्चर्स के कम होने का कारण एसिड रन भी है। एसिड रन के साथ साथ में कुछ जो मैन मेड या जो ड्रग्स है, इनकी वजह से भी होता है इनकी डेथ। तो वर्तमान में इन जो ड्रग्स है इनके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा बैन लगा दिया गया है। ओवर एक्सप्लोइटेशन, हम सब जानते हैं कि जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है, और रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है तो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में लगातार कमी हो रही है। को एक्सटिंक्शन, यदि दो स्पीसीज आपस में कोरिलेटेड है, तो यदि उनमें से किसी एक स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होता तो उससे जो रिलेटेड दूसरी स्पीसीज है उसका भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल में फर्स्ट होता है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, जिसमें हम पैसेंजर पिजन को लेते हैं कि पैसेंजर पिजन एक होस्ट है, उसका एक्सटिंक्शन हुआ तो उसका जो पैरासाइट है बर्ड लाइस, जिसको कोलम्बिकोला कहते हैं, इसका भी एक्सटिंक्शन हो गया था। सेकंड, प्लांट पोलिनेटर रिलेशनशिप। प्लांट पोलिनेटर रिलेशनशिप में हर एक प्लांट का जो पोलिनेटर होता है वो स्पेसिफिक होता है, तो यदि उस प्लांट का एक्सटिंक्शन होगा तो उसका जो पोलिनेटर है उसका भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में फिकस प्लांट के अंदर वेस्ट के थ्रू पोलिनेशन होता है, नाइट ब्लूमिंग प्लांट्स के अंदर बेड के थ्रू पोलिनेशन होता है। बटरफ्लाई की हर एक स्पीसीज का होस्ट प्लांट यूनिक होता है, यदि होस्ट प्लांट नहीं होगा तो उसके लार्वा उसके एग्स ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और उनका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिजीज। डिजीज कुछ ऐसी इन्फेक्टियस या वायरल डिजीज भी होती है जिनकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन या एक स्पीसीज की पॉपुलेशन में रैपिड डिक्लाइन होती है। जैसे रिंडरपेस्ट डिजीज है राइनो के अंदर और कैटल्स में। साथ ही लंपी वायरल डिजीज है, ये गाय की या गौ के अंदर हुई थी। इनकी वजह से किसी एक पॉपुलेशन के नंबर जो है वो रैपिडली डिक्लाइन हो गई थी। नेक्स्ट आता है हंटिंग। हंटिंग एंड पोचिंग फॉर मीट, द हॉर्न ऑफ राइनोस एंड टस्क ऑफ एलिफेंट। हंटिंग और पोचिंग दो कारणों से की जाती है। पहला तो मीट के यूज के लिए या मीट की रिक्वायरमेंट के लिए, दूसरा एनिमल्स के प्रोडक्ट के यूज के लिए। जैसे एलिफेंट के दांतों के लिए हाथी के दांत है, राइनो के सींग है, अदर प्रोडक्ट जैसे एनिमल्स की खाल है, उसके लिए उनकी हंटिंग होती है और पोचिंग भी होती है। हंटिंग गवर्नमेंट या किसी ऑथराइजिंग कमेटी की परमिशन से होती है और हंटिंग लीगली होती है। पोचिंग इलीगली होती है, आदिवासी लोग पोचिंग कर लेते हैं प्रोडक्ट या मीट की रिक्वायरमेंट के लिए। हंटिंग दो सिचुएशन में होती है, यदि किसी एनिमल का बिहेवियर एबनॉर्मल है तो गवर्नमेंट उसको उसको मारने की परमिशन देती है। दूसरी बात है कि यदि उस एनिमल के अंदर कोई इन्फेक्टियस या कोई वायरल डिजीज है तो अदर एनिमल्स में नहीं फैले, तो उसको पहले से उस एनिमल को मारने की परमिशन देती है। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस में ही हंटिंग होती है, वॉचिंग इलीगली होती है। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिकेशन। यदि हम एनिमल्स को उनके वाइल्ड से निकालकर हम पालतू बना लेते हैं तो वाइल्ड में वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या उनकी नंबर कम हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन। जैसे हॉर्स और बफेलो अब वाइल्ड में बहुत ही कम मिलती है क्योंकि इनका डोमेस्टिकेशन हो चुका है। नेक्स्ट आता है जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर इन हिली एरियाज लाइक त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश ऑफ इंडिया। ऐसे रीजन्स जो हिली होते हैं वहां पर वहां के लोगों को खेती करनी होती है, तो वो लोग खेती करने के लिए फॉरेस्ट को काट कर उस स्थान पर खेती करते हैं। तो इस प्रकार की खेती को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूम कल्टीवेशन कहते हैं। इस तरह की खेती की वजह से वहां पर रहने वाले जो एनिमल्स थे उनके हैबिटेट का लॉस हो जाएगा और उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है। अब मैन मेड कॉजेज के बाद में कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। नेचुरल कॉजेज में सारे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, इनकी वजह से पॉपुलेशन रैपिडली डिक्लाइन हो जाती है पर्टिकुलर एक स्पीसीज की या सभी स्पीसीज की। नेक्स्ट आता है आईयूसीएन। आईयूसीएन की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। सिंबल इसका जायंट पांडा है और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करता है।
इसके द्वारा 2012 में IUCN के द्वारा 9 कैटेगरी बनाई गई है जिन्हें हम IUCN स्टेटस कहते हैं। 9 कैटेगरी इस प्रकार से हैं कुछ कि जितनी भी स्पीसीज है उनमें से ऐसी स्पीसीज जिनको IUCN ने अपने क्राइटेरिया में इंक्लूड नहीं किया है उनको नॉट एवोल्यूएटेड स्पीसीज कहते हैं। जिनको IUCN ने अपने क्राइटेरिया में इंक्लूड कर लिया उनको एवोल्यूएटेड कहते हैं। एवोल्यूएटेड की 2 कैटेगरी है फिर से, जिनका डेटा कंप्लीट अवेलेबल नहीं है उनको डेटा डेफिशिएंट में, जिनका कंप्लीट डेटा अवेलेबल है उनको एडिक्वेट डेटा में रखा गया है। एडिक्वेट डेटा वाली स्पीसीज की फिर से कुछ कैटेगरी है, जैसे फर्स्ट होती है नियर थ्रेटेंड, सॉरी सबसे पहले आती है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी ऐसी स्पीसीज होती है जिनके एक्सटिंक्शन का खतरा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसी स्पीसीज जिनके एक्सटिंक्शन का खतरा उनको थ्रेटेंड स्पीसीज कहते हैं। और थ्रेटेंड स्पीसीज और लीस्ट कंसर्न के बीच में नियर थ्रेटेंड कैटेगरी बनाई गई है। नियर थ्रेटेंड कैटेगरी की जो मेंबर्स होते हैं इनके एक्सटिंक्शन का खतरा यदि वर्तमान में अगर उसकी सुरक्षा नहीं की जाए तो वर्तमान में वह थ्रेटेंड हो जाएगी, तो उसको नियर थ्रेटेंड में रखा गया है। ऐसी स्पीसीज जो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट है उनको एक्सटिंक्ट कैटेगरी में, ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ वाइल्ड में ही एब्सेंट है उनको एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड में रख दिया गया है। अब हम थ्रेटेंड स्पीसीज की भी 3 कैटेगरी है, वुल्नरेबल, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इस प्रकार से ये कैटेगरीज हैं, नॉट एवोल्यूएटेड, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न्ड, आउट ऑफ डेंजर, नियर थ्रेटेंड, वुल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड एंड कंप्लीटली एक्सटिंक्ट। यहाँ पर एक कैटेगरी और आई है आउट ऑफ डेंजर। यदि ऐसी स्पीसीज जो पहले पास्ट के अंदर थ्रेटेंड कैटेगरी में या नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में थी और वर्तमान में यदि उसकी संख्या बढ़ गई है तो वह नियर थ्रेटेंड से निकल कर लीस्ट कंसर्न में आ गई है, तो उसको हम आउट ऑफ डेंजर वाली कैटेगरी में मानते हैं। जैसे एग्जांपल है नीलगाय, नीलगाय आउट ऑफ डेंजर वाली कैटेगरी में है। कुछ इस प्रकार से डिफाइनिंग फीचर्स हैं तीनों प्रकार की जो थ्रेटेंड स्पीसीज है, वुल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड के। यदि पिछले 10 वर्षों में या पिछली 3 पीढ़ियों में यदि किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन में 30 से 50% गिरावट हुई है तो उसको वुल्नरेबल में माना जाता है। 50 से 70% पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है तो उसको इंडेंजर्ड कहते हैं। ओवर 90% पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है तो उसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड में रखा गया है। टोटल जो वर्तमान में पॉपुलेशन साइज होगी वो वुल्नरेबल की 10,000 एनिमल के आसपास होगी, इंडेंजर्ड की 2,500 के आसपास होगी और क्रिटिकली एंडेंजर्ड की जो मेंबर्स होंगे वो 50 के आसपास होंगे। 2,000 स्क्वायर किलोमीटर में वुल्नरेबल स्पीसीज मिलेगी और 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक वह फैल सकती है। एक्सटेंट का जो एरिया है उसका 20,000 स्क्वायर किलोमीटर होगा। इसी प्रकार से इंडेंजर्ड का भी एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी 500 स्क्वायर किलोमीटर होगा और एरिया ऑफ एक्सटेंट 5,000 स्क्वायर किलोमीटर होगा। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज का भी एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी 10 स्क्वायर किलोमीटर होगा और एरिया ऑफ एक्सटेंट 100 स्क्वायर किलोमीटर होगा। रिकॉर्ड्स बुक्स पर्टिकुलर एक स्पीसीज का या सभी स्पीसीज का रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ 3 प्रकार की या कुछ इस प्रकार की रिकॉर्ड बुक बनाई गई थी। पहली आती है ब्लू डेटा बुक। ब्लू डेटा बुक ऐसी एक बुक होती है जिसमें सभी वर्ल्ड की सभी इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट होती है, कंपाइल लिस्ट होती है, उसको ब्लू डेटा बुक कहते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिकॉर्ड्स बुक में ब्लू डेटा बुक को मेंटेन किया जाता है। सेकंड आती है ग्रीन डेटा। ग्रीन डेटा बुक ऐसे रेयर प्लांट जो सिर्फ प्रोटेक्टेड एरिया मींस बोटेनिकल गार्डन में ही ग्रोथ करते हैं या प्रेजेंट है उनकी लिस्ट होती है। एक पॉकेट साइज बुक होती है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये मेंटेन की जाती है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बुक आती है, इसको हम कहते हैं रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक के अंदर थ्रेटेंड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज की लिस्ट होती है। IUCN के द्वारा मेंटेन की जाती है। हर एक कंट्री का जूलॉजिकल और बोटेनिकल सर्वे के द्वारा रेड लिस्ट तैयार होती है प्लांट और एनिमल की, और उन रेड लिस्ट से रेड डाटा बुक को मेंटेन किया जाता है। इसका जो फर्स्ट एडिशन 2000 के अंदर आया था इसमें IUCN ने 8 कंजर्वेशन कैटेगरी बनाई थी और मोस्ट रिसेंट एडिशन 2008 में आया है जो 4th एडिशन है जिसमें 9 कैटेगरी बनाई गई है। रेड डाटा बुक के पेजेस का कलर पर्पल होता है और वर्तमान में 60,000 प्लांट और 60,000 एनिमल्स ऐसे हैं जो रेड डाटा बुक में लिस्टेड है। ये कुछ इस प्रकार से थ्रेटेंड स्पीसीज के एग्जांपल्स हैं।
इनवर्टिब्रेट स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमेलिया। यहाँ पर हम एक देख सकते हैं कि पक्षियों की जो क्लास है उसके अंदर सबसे ज्यादा स्पीसीज ऐसी हैं जो थ्रेटेंड है। 1033 बर्ड्स की स्पीसीज जो थ्रेटेंड कैटेगरी में है। यहाँ एक्सटिंक्ट स्पीसीज भी हैं जैसे ट्राइलोबाइट्स है, ओस्ट्रिकोडर्मी है, प्लेकोडर्मी है, सेमोरिया है, आर्कियोप्टेरिक्स, डायनासोर, डोडो, रॉयल एल्बेट्रोस है, ग्रेट मैमथ है। ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज के एग्जांपल्स है। ये एक लोकल न्यूज की न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसके अंदर एक न्यूज आई है कि उड़ीसा के ऋषिकुल्या से श्रीलंका तक के ओलिव रिडले टर्टल एक थ्रेटेंड कैटेगरी का मेंबर है। ये जो रेप्टाइल है, यह जो स्पीसीज है ब्रीडिंग के लिए उड़ीसा से श्रीलंका तक माइग्रेट करता है। तो इसका इसका कंजर्वेशन पर ध्यान दिया गया है। तो वर्तमान में ये आईयूसीएन की जो वल्नरेबल कैटेगरी थी उससे उसके अंदर आ गया था, जबकि पहले ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में था। सिंगल हैबिटेट बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम, पर्टिकुलर एक स्पीसीज के कंजर्वेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले गिर लोइन प्रोजेक्ट को देखते हैं। 1972 में आया था। गिर लोइन या एशियन लोइन के कंजर्वेशन से रिलेटेड है और वर्तमान में इंडिया के गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ गुजरात में लोइंस के कंजर्वेशन से रिलेटेड वर्क होता है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में आया था। टाइगर के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो इसके लिए हर एक स्टेट की जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है उनमें से कुछ कुछ को टाइगर रिजर्व में मॉडिफाइड किया गया है। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट 1974 में आया था। हैबिटेट कंजर्वेशन एंड रियरिंग ऑफ फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल। इसके लिए राजस्थान के अंदर नेशनल चंबल सेंचुरी कोटा में और कृष्णा सेंचुरी आंध्र प्रदेश में बनाई गई है, जो क्रोकोडाइल की ब्रीडिंग और रियरिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ अदर प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे बारासिंगा प्रोजेक्ट है, 1969 में आया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। बारासिंगा की कंजर्वेशन से रिलेटेड है। सेकेंड जो प्रोजेक्ट है ऑपरेशन राइनो है, राइनो के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट ऑपरेशन एलिफेंट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट है जो एलिफेंट के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी को दो तरह से कंजर्व किया जाता है। एक इन सीटू कंजर्वेशन मेथड होता है और सेकंड होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड। इन सीटू कंजर्वेशन का मीन्स ये होता है कि एनिमल्स और प्लांट को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाता है, तो उसको हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। यदि उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर मैन मेड प्रोटेक्टेड एरिया में कंजर्व किया जाए तो उसको हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन के कुछ इस तरह से एग्जांपल्स हैं: हॉटस्पॉट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, इकोटूरिज्म साइट्स है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है और रामसर साइट्स है और लेपर्ड रिजर्व्स है। एक्सिटू कंजर्वेशन में जू जू है, बोटेनिकल गार्डन है, क्रायो प्रिजर्वेशन, जीन बैंक, सीड बैंक, सीमन बैंक, बायोलॉजिकल पार्क है। बायोलॉजिकल पार्क के अलावा डीर पार्क, पिकॉक पार्क, बर्ड पार्क, को पार्क एंड फिशेस पार्क है। यहाँ पर क्रायो प्रिजर्वेशन, जीन बैंक, सीड बैंक एंड सीमन बैंक ऐसे मेथड्स हैं जिसमें किसी भी पर्टिकुलर एक स्पीसीज के जीन को, सीड को या सीमन को या किसी अदर टिश्यू को -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन के साथ में रखकर प्रिजर्व किया जाता है, ताकि फ्यूचर में यदि वह स्पीसीज एक्सटिंक्ट या थ्रेटेंड कैटेगरी में चली जाती है तो उस प्रिजर्व जेनेटिक मटेरियल से उस स्पीसीज को वापस रिक्रिएट किया जा सकता है। अब हम कुछ एक्सिटू और इंसिटू के जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर स्पीसीज रिचनेस हो और हाई इंडेमिज्म मिलती हो, उसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं। इंडेमिज्म का मीन्स ये होता है कि ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ यही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, हॉटस्पॉट में ही, तो उसको हम इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। हॉटस्पॉट का जो कंसेप्ट है नॉर्मन मेयर के द्वारा 1988 में दिया था और फर्स्ट हॉटस्पॉट वर्ल्ड में 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था। कोई भी हॉटस्पॉट होता है तो उसका क्राइटेरिया होगा कि हॉटस्पॉट के अंदर 0.5% एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए। पृथ्वी के ऊपर 36 या पूरे वर्ल्ड में 36 हॉटस्पॉट है।
जिनके द्वारा पृथ्वी का 2.4% एरिया कवर किया गया है। 44% प्लांट स्पीसीज और 35% लैंड वर्टिब्रेट स्पीसीज हॉटस्पॉट में पाई जाती है वर्तमान में। इंडिया के अंदर 4 हॉटस्पॉट है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, संडालैंड और इंडो बर्मा। इंडो बर्मा में नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है और श्रीलंका का कुछ पार्ट भी आता है, जिसकी जो इंडेमिक स्पीसीज है वो पिग्मी लोरिस और जाइंट आइबिस है। इसी तरह से वेस्टर्न घाट की भी कुछ इस तरह से एंडेमिक स्पीसीज है, ईस्टर्न हिमालय की भी है और संडालैंड की भी है। इंडिया से बाहर अटलांटिक फॉरेस्ट है जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। कुछ ऐसी कंट्रीज भी है जो पूरी की पूरी कंट्री हॉटस्पॉट है, जैसे जापान है, मेडागास्कर है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, तस्मानिया है। ये पूरी की पूरी कंट्री हॉटस्पॉट है। अब हम जो इंस्टीट्यूट के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व जो मेथड्स है, उनके बीच में कुछ बेसिक्स या बेसिक डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में 543 है, नेशनल पार्क 103 है और बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। सेंचुरी छोटी होती है, नेशनल पार्क बड़ा होता है, बायोस्फीयर रिजर्व से भी बड़ा होता है। सेंचुरी स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रहती है, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रहते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क पर्टिकुलर एक स्पीसीज के कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व पूरे पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करता है। टूरिज्म में सेंचुरी में अलाउ है, नेशनल पार्क में भी अलाउ होता है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में किसी भी प्रकार का कोई टूरिज्म अलाउ नहीं होता है। मैन मेड एक्टिविटी सेंचुरी में होती है, लिमिटेड रेंज में होती है नेशनल पार्क में, जबकि किसी भी प्रकार की मैन मेड एक्टिविटीज बायोस्फीयर रिजर्व में अलाउ नहीं होती है। साइंटिफिक रिसर्च एंड मैनेजमेंट एंड जीन पूल कंजर्वेशन का काम न तो सेंचुरी में होता है न नेशनल पार्क में होता है, यह सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व में होता है। किसी भी सेंचुरी को नेशनल पार्क में मॉडिफाइड किया जा सकता है या अपग्रेड किया जा सकता है, नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व में अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन इनको वापस डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व को नेशनल पार्क बना दो या नेशनल पार्क को सेंचुरी बना दो। ये वाला प्रोसेस नहीं हो सकता है। हर एक स्टेट के अंदर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, नेशनल पार्क भी होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल नेशनल पार्क है इंडिया के, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क जो अंडमान में है, वो इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ फीचर्स हम पहले लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किए थे कि एक बड़ा एरिया होता है, पूरे पूरे इकोसिस्टम को कंजर्वेशन करता है, जीन पूल कंजर्वेशन, साइंटिफिक रिसर्च मैनेजमेंट, ये सारे काम होते हैं। टूरिज्म अलाउ नहीं होता, मैन मेड एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती है। कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व होता है तो उसके 3 जोन होते हैं। सबसे सेंटर में उसका कोर जोन होता है, कोर जोन में नेचुरल इकोसिस्टम होता है। कोर जोन के बाहर बफर जोन होता है जिसमें मिनिमल डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम होता है। बफर जोन के सबसे बाहर या सबसे बाहरी जो रीजन होता है उसको ट्रांजिशन जोन कहते हैं। ट्रांजिशन जोन को हम मैनिपुलेशन जोन भी कह सकते हैं। यहाँ पर टूरिज्म भी अलाउ होता है, ह्यूमन सेटलमेंट भी होता है, रिसर्च भी होता है, एजुकेशन भी होता है, मॉनिटरिंग भी होती है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर भी होता है, फॉरेस्ट्री भी होती है, और रिस्टोरेशन जोन भी होता है, मींस जो कम्प्लीटली नष्ट हो चुका है, जहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है, उसको हम रिस्टोरेशन जोन कहते हैं। ये सारे जोन्स होते हैं, यहाँ पर डिस्टर्बेंस सबसे ज्यादा मिलता है वाइल्ड लाइफ को। कुछ इस प्रकार से जिस तरह से टाइम के अकॉर्डिंग बायोस्फीयर रिजर्व का इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो फर्स्ट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना था इंडिया में 1986 में, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की जंक्शन पे। इसी तरह से आगे नेक्स्ट नंदा देवी, नोक्रे, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इस तरह से बनते गए। कुछ इस प्रकार से नेशनल पार्क के एग्जाम्पल्स हैं, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व के। रामसर साइट्स, रामसर साइट्स भी इंसिटू कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है। ऐसी साइट्स को हम रामसर साइट्स कहते हैं जो बर्ड्स के लिए फेवरेबल होती है। 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इनकी संख्या बढ़ाकर 75 कर दी गई है, तो वर्तमान में इंडिया में 75 रामसर साइट्स है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है 14 रामसर साइट्स। राजस्थान में 2 रामसर साइट्स हैं, केवलादेव नेशनल पार्क जिसको हम गना पक्षी विहार भी कहते हैं, भरतपुर में है, और सेकंड है सांबर लेक है जयपुर में। जू, जू एक एक्सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, जिसे हम जूलॉजिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं।
ऐसे रीजन्स को हम जू कह सकते हैं जहां पर एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर पिंजरों में बंद करके कंजर्व किया जाता है, तो उसको हम जू कहते हैं। जू के हर एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जू हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन इंडिया के कुछ स्पेशल जू है, जिसमें सबसे पहला आता है जिजा माता जूलॉजिकल पार्क, जिसे हम रानी बाग या विक्टोरिया गार्डन कहते हैं। ये एलिफेंट के लिए फेमस है। मैसूर जूलॉजिकल पार्क कर्नाटका में है, ये भी एलिफेंट के लिए फेमस है। नेहरू और साकरबाग जूलॉजिकल पार्क लायंस के लिए फेमस है। और संजय गांधी जूलॉजिकल पार्क पटना में जो है वो मछलियों के लिए फेमस है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, जिसके कुछ उद्देश्य थे, जिसमें सबसे पहला था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, लिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रिवेंशन ऑफ हंटिंग एंड पोचिंग, कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज एंड कंजर्वेशन ऑफ लीस्ट कंसर्न्ड स्पीसीज। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एफर्ट्स, कुछ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कुछ गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में एफर्ट लगाया गया था। तो कुछ इस प्रकार से एग्जांपल है, जैसे बर्ड एरिया है। यदि किसी स्टेट या किसी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी जगह पर ऐसा कोई वेटलैंड जहाँ पर बर्ड की नंबर ज्यादा है, तो लोकल विलेजर या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उसको कंजर्व किया जाता है उस स्थान को, तो उसको हम बर्ड एरिया कहते हैं। ये बर्ड के कंजर्वेशन से रिलेटेड होते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रेड लिस्ट तैयार होती है एनिमल्स की। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्लांट की रेड लिस्ट तैयार होती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में है, इसका हेडक्वार्टर, ये भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करता है। सलीम अली फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री बर्ड के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करता है। ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, यह एनिमल्स और प्लांट के व्यापार को रोकता है। रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करता है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, यह भी एनिमल्स और प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन को रोकता है कि एक देश से दूसरे देश में 28,000 प्लांट और 28,000 एनिमल्स ऐसे हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन या उनका उनको परिवहन नहीं किया जा सकता है या वर्जित है। वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में है, ये भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करता है। स्पेशल एनवायरनमेंट डेज है, जैसे वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को। वर्ल्ड हैबिटेट डे अक्टूबर मंथ के फर्स्ट मंडे को। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे 3 दिसंबर को। फॉरेस्ट्री वीक जुलाई के फर्स्ट वीक को। वाइल्ड लाइफ वीक अक्टूबर के फर्स्ट वीक को सेलिब्रेट होता है। अब हम लोकल लेवल या ग्राउंड लेवल या इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या ऐसे एफर्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन किया जा सकता है। जैसे हमें अनावश्यक पेड़ नहीं काटने चाहिए। इलेक्ट्रिक पावर लाइंस, रेलवे लाइंस, वाटर कैनाल, रोड हाईवेज लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके अंडर में होते हैं, उनके परमिशन से होते हैं। तो वह ये जो सभी चीजें हैं ऐसे स्थानों से होकर गुजरे ये सभी फ्रेगमेंट, ताकि जहां पर कम से कम फॉरेस्ट हो, ताकि एनिमल्स के हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन नहीं हो। अपने आसपास के क्षेत्र में आग नहीं लगने दे। यदि आग लग जाती है तो आग को बुझाने से रिलेटेड जितने भी एफर्ट्स होते हैं रैपिड, वो आप करें। अपने घरों में विभिन्न प्रकार के पौधों को गमले में लगवाएं। महाविद्यालय में बोटेनिकल गार्डन का विकास करें। महाविद्यालय स्तर पर हम अपने आसपास के क्षेत्र में अभियान चलाकर इन्वेजिव स्पीसीज को कम कर सकते हैं। जैसे एक स्कूल लेवल पर एक एग्जाम्पल की फॉर्म में एक लोकल न्यूज की कटिंग है, जिसमें स्कूल के अंदर गाजर घास उन्मूलन अभियान चलाया गया था। इसमें गाजर घास को हटाया गया था ताकि एक इन्वेजिव स्पीसीज की नंबर बढ़े नहीं। पालतू पशुओं और अन्य जंतुओं का टीकाकरण पूर्ण करवाए ताकि उनमें कोई इन्फेक्टियस डिजीज नहीं हो। जंतुओं का शिकार नहीं करें। खेत के किनारे पर उपस्थित पेड़ों को नहीं काटे। अपने आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखें। किसी भी वन्य जीव को हानि नहीं पहुंचाए। किसी भी चोटग्रस्त और असहाय जंतु की सहायता करें, उसका ट्रीटमेंट करवाए। लोगों को बायोडायवर्सिटी का महत्व समझाए तथा उन्हें उन्हें इसकी कंजर्वेशन के प्रति जागरूक करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।